हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जैसा कि हमने रिसर्च मेथड पढ़ते हैं तो उसमें बात करते हैं टेस्टिंग की। तो क्या होती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम जब भी दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बिहेवियर की कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहते हैं तब हम टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। या फिर टेस्ट जो है वो एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो किसी भी ग्रुप से रिलेटेड इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका एप्टीट्यूड है, उसकी अचीवमेंट जो है उसके बारे में बताती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आवश्यक रूप से बिहेवियर के सैंपल का ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम ये जैसे ही हमने वर्ड सुना है कि असेसमेंट होता है, इवेल्युएशन होता है, मेजरमेंट होता है, तो इनमें क्या फ़र्क होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि हम अक्सर मेजरमेंट को भी टेस्ट समझ लेते हैं, असेसमेंट को भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना। डिफरेंट टाइप की टेक्निक यूज़ करते हैं हम इसमें। ये क्या है कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है जिसमें टेस्टिंग भी शामिल होती है। ये डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, मतलब इसमें हम निदान करते हैं। एक कंट्रोल प्रोसेस होता है, इसमें स्क्रीनिंग की जाती है। जब हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है उसके दौरान इसका यूज किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जिसमें हम किसी भी थिंग को या इंडिविजुअल को असेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं, वो असेसमेंट कहलाता है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, यानी कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी पर्सन के बिहेवियर या उसका जो एबिलिटी है या करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो गुण है जिसमें मेमोरी है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, उन सब को मेज़र करता है। इन सब में इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से हम ये चीज़ें हम मेज़र कर लेते हैं। फिर ये इसमें अगर हम बात करते हैं कि असेसमेंट में क्या क्या शामिल होता है। असेसमेंट जैसे हम जहाँ संवाद करते हो यानी बातचीत करते हो और चाहे क्रिएटिविटी की बात हो तो उसमें असेसमेंट किया जाता है। जैसे टीचर अगर मेज़र करता है कि लर्निंग सही ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही, तो वो असेसमेंट में करते हैं। टीचिंग लर्निंग में हम सुधार करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं असेसमेंट का। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि टीचिंग लर्निंग में कंटिन्यूस चलता रहता है। ये टीचिंग का प्रोसेस होता है और मतलब जब तक टीचिंग चलती रहती है, लर्निंग चलती रहती है, तब तक ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये देखा हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना। असाइनिंग नंबर अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल के अनुसार कोई भी नंबर देना, ये हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। क्वांटिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो भी गुण होते हैं उनका मात्रा देना, ये होता है मेजरमेंट में। मेजरमेंट जो है ये नंबर से रिलेटेड होता है। जैसे हम जो इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है। ये जैसे असेसमेंट किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, तो वो एक मेजरमेंट के थ्रू ही किया जाता है। तो ये उन दोनों की एक छोटी सी टेक्निक हो गई। ये कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। जैसे इसमें हम मेंटल एबिलिटी को जानने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए, या उसमें कितनी स्किल्स है, क्या क्या स्किल्स हैं, उनको जानने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेस्टिंग क्या है। जो हम ऊपर देख रहे थे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है, एक मानकीकृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जो इंडिविजुअल है या कोई व्यक्ति है वो
एक या उससे अधिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मेजरमेंट क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक या फिर गुणात्मक ढंग से कुछ वर्बल और नॉन वर्बल रिएक्शन के आधार पर होता है। बात करते हैं कि जैसे कोई भी जो हम मेज़र कर रहे हैं वो मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है, वर्बल यानी मौखिक तरीके से भी हो सकता है, नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक तरीके से भी टेस्टिंग हो सकती है। टेस्ट जो है वो असेसमेंट और इवैल्यूएशन की एक टेक्निक होती है। कितनी नॉलेज हमने प्राप्त की है इसकी जांच करने के लिए, नॉलेज का जो एक्सपीरियंस हुआ है हमें उसको मेजर करने के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स की नॉलेज है, स्किल एबिलिटी है, उसके इंटरेस्ट की मेजर करना है तो उसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट जो है ये एक फिक्स टाइम इंटरवल पर करते हैं हम, जैसे मंथली कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं जी। ये मेमोरी बेस्ड होता है, इसमें नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है ये होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट, मतलब मूल्यांकन जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो इसमें आता है कि टोटल से रिलेटेड प्रोसेस होता है कि हाँ हम ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया और इसका हमने सम अप करके ये रिजल्ट निकाला। तो जब करिकुलम कंप्लीट हो जाता है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट होने पर जब हम स्टूडेंट्स की एजुकेशनल अचीवमेंट की बात करते हैं कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कि हम इवैल्यूएशन के थ्रू पता करते हैं। जैसे स्टूडेंट के अचीवमेंट्स है, उसको नंबर दे रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, उसको जो मेजर करते हैं वो ये हमेशा कंप्लीट होने पर ही किया जाता है। जो अचीवमेंट होती हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मतलब कौन कौन होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो मेनली 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। एक होता है टेस्ट डेवलपर, टेस्ट डेवलपर यानी कि जिसने टेस्ट डेवलप किया। वो कोई भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको डेवलप करने के लिए। मार्केटिंग है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें आता है कि टेस्ट यूजर, टेस्ट को यूज करने वाला कौन है। टेस्ट को यूज करने के लिए अगर हम किसी के मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, तो वो काउंसलर हो सकता है, एक क्लिनिशियन हो सकता है, या कोई पर्सनल ऑफिशियल वर्कर हो सकता है। इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि कैसे एक टेस्ट को सेलेक्ट करना है, उसका यूज़ करना है, किस प्रकार उसकी स्कोरिंग करनी है और उसको इंटरप्रिटेट करना है। इंटरप्रेट मतलब उसकी व्याख्या करनी है। फिर आता है इसमें टेस्ट टेकर, टेस्ट को लेने वाला कौन हो। इसमें क्लाइंट इन मैनी केस सर्टेन राइट्स होते हैं, मतलब कि टेस्ट को कौन ले रहा है, उसका यूज़ कौन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन ले रहा है। और लास्ट आता है टेस्ट यूटिलाइजर, टेस्ट यूटिलाइजर, टेस्ट को यूटिलाइज कौन कर रहा है। ये टेस्ट टेकर भी यूज़ कर सकता है और कभी एक बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में भी पर्सन ऐसे को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जाना इसके 4 टाइप हो गए। तो हमारा एक क्लियर हो गया कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, कैसे हम टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, कौन कर सकता है इनको। तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, हमने जो बताया कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के समान होता है, बट असेसमेंट में इंडिविजुअल कंप्रिहेंसिव रूप से इन्वॉल्व हो जाता है। असेसमेंट जो एक वो ब्रॉड कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन के इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करता है।
जिसमें मल्टीपल सोर्स होते हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन, कि जब हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन में उसके लिए क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं, उसके बेस पे हमारे टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, क्राइटेरियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं हम उसको। तो ये मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब है व्यक्तिगत, यानी जो एक सिंगल पर्सन का होता है। इसमें क्या है कि हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। जैसे स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के लिए उसको एक सिंगल पर्सन को बुला के, एक स्टूडेंट को बुला के उसकी काउंसलिंग करता है काउंसलर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स हो जाता है इसमें, कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, सबके ऊपर हम सेम बातें अप्लाई नहीं कर सकते और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए जैसे कुछ मेथड होते हैं, हम ब्लॉक डिज़ाइन का यूज़ कर लेते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्टिव टेक्निक में रोरसाइंक ब्लॉक टेस्ट की बात करते हैं। दूसरा होता है इसमें ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट है, ये एक सिंगल व्यक्ति पर ना लगाकर हम एक ग्रुप पर अप्लाई करते हैं। जैसे जेलोटा टेस्ट है, ये क्या है कि अगर इसमें हम मतलब एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे लोगों पे इसको यूज़ कर सकते हैं और उनके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये रिटर्न टाइप के होते हैं। इसमें लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्कोरिंग। क्राइटेरियन ऑफ स्कोरिंग, कि स्कोरिंग कैसे की जाए टेस्ट की। तो स्कोरिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो सबके लिए सामान्य हो। स्कोरिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं हो। वो टेस्ट अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो सेम रिजल्ट आए, कोई दूसरा बंदा भी अप्लाई कर रहा हो तो सेम रिजल्ट आए। जैसे बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री हो गया, इसमें कोई प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेक्निक ऐसा है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। और नेक्स्ट आ गया सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट में जो होता है कि इन डेप्थ में जाते हैं हम। ये ऐसा एग्जामिनेशन होता है, इसकी जो होता है कि रिजल्ट जो आते हैं वो एम्बिगुअस सिचुएशन होती है कोई, जिसमें मतलब एक ऐसा सिचुएशन होती है जो क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हम कोई भी प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, TAT है जो मॉर्गन मोरे ने दी है, उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा टाइप हो सकता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ टाइम लिमिट इन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स। क्राइटेरियन ऑफ टाइम लिमिट, कि एक जो गिवन टाइम लिमिट होती है उसमें रिस्पॉन्स जो दिया जाता है उसके बेस पर। तो ये भी मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इसमें पावर टेस्ट।
इसमें सभी आइटम्स को रिस्पॉन्स करने के लिए एक एडुकेट टाइम दिया जाता है। ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, पर उन्हें एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि हाँ तुम इन क्वेश्चन को सोल्व करो। इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। जैसे इनका जो एम होता है वो होता है कि किसी भी पर्सन को किसी प्लेस पर या किसी जगह पर या इवेंट में कितनी नॉलेज है इसके बारे में जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में क्या है कि कोई बंदा किसी भी टेस्ट को कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि इसमें टाइम की लिमिट होती है। जो टाइम की लिमिट सेट होती है उसी में रिस्पॉन्स करना होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें कि 3 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन है, तो टाइम की लिमिट सेट है और उसी में हमें वो रिस्पॉन्स करनी है। इसमें आइटम्स ईजी भी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, कैसे भी आइटम्स हो सकते हैं। तो ये कोई भी जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो होते हैं वो सब स्पीड टेस्ट की बात करते हैं। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ नेचर ऑफ आइटम। क्राइटेरियन ऑफ नेचर ऑफ आइटम कि आइटम जो है उसका नेचर कैसा हो। तो वो ये मेनली होता है कि 4 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला आता है इसमें वर्बल टेस्ट, कि कोई टेस्ट है वो हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हम बोल के बता रहे हैं, और उसमें ये है कि जो टेस्ट ले रहा है वो उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकता है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उनको खुद पढ़ के उनके आंसर करें। इसमें लैंग्वेज का यूज होता है। इसमें पर्सन आइटम्स को और इंस्ट्रक्शन को खुद से पढ़ता है। पेपर पेंसिल टेस्ट होता है इसमें, जैसे जलोटा टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का उसमें। पर इसका एक मेन कमी ये है कि कल्चर बायस आ जाता है इसमें, कि ज़रूरी नहीं है कि किसी हमारी जो लैंग्वेज है वो दूसरे कल्चर में भी उस लैंग्वेज का वही मतलब निकलता हो। तो ये हो गया वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट का मतलब है कि ये कल्चर फेयर होता है, इसमें कल्चर का कोई रोल नहीं है, लैंग्वेज पर कम फोकस किया जाता है। इसमें सिंबल्स होते हैं मटेरियल में, जैसे कि हमने रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट देखा हुआ है, तो उसमें जो होती हैं आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज यूज़ करते हैं बट आइटम में लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता। जब हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम कैंडिडेट को ये बताते हैं कि तुम्हें इसमें से ये आकृति के जैसा मैच करना है, उसके इंस्ट्रक्शन हम बोल कर दे देते हैं, और जो आकृतियाँ होती हैं वो उनमें कुछ पढ़ने का नहीं होता, वो नॉन वर्बल हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है इसमें इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज का यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे एपरेटस होते हैं, ये जैसे पजल सोल्व करते हैं, वो सब यूज किया जाता है। कुछ वस्तुएं रियल फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है जिसमें मैनिपुलेशन करके उनके आंसर ढूंढे जाते हैं। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट हो गया, पजल सोल्व करते हैं हम, वो सब आ गए इसमें। फिर आता है नेक्स्ट नॉन लैंग्वेज टेस्ट। नॉन लैंग्वेज टेस्ट का मतलब है कि जो इसमें जो टेस्ट लेने वाला बंदा होता है, जो पर्सन होता है, उसको केवल हम क्यूज या साइन या फिर उसके संकेत देकर ये आइटम का आंसर देना होता है। ये फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है सबके लिए, इसमें फेयरनेस होती है, कोई बायसनेस नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्राइटेरियन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण के आधार पे कौन कौन से क्रियान्वयन हो सकते हैं। तो ये हो सकता है हमारे पास
ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, टीचर मेड टेस्ट और दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि टीचर में जैसे क्लास में हमारे कोई एग्जाम होता है तो उसको टीचर बना देते हैं, उसमें टीचर खुद अपने बिहाफ पे भी कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कुछ आते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे बिना साइमन का टेस्ट है, वेस्टर का टेस्ट है। ये जो टेस्ट एक्सपर्ट होते हैं और जो उस करिकुलम के एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं कि और कौन से टाइप हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ पर्पज या ऑब्जेक्टिव, कि क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, उसके बिहाव पे हम टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। पर्पज की बात करते हैं या फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव चार तरीके के हो सकते हैं मेनली। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि का मापन क्या करते हैं। जैसे बिना स्केल का यूज़ करके हम बुद्धि का मापन कर लेते हैं, ये इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। फिर हम इसमें बात कर सकते हैं कि एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता क्या है उसकी। कोई भी विशेष क्षेत्र में व्यक्तियों के अंदर जो हिडन टैलेंट छपा हुआ होता है या उनकी जो पोटेंशियल है वो, जैसे हर कोई, जैसे ये जो हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये मेजर करने के लिए होता है कि ये व्यक्ति टीचर बनने के काबिल है कि नहीं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि नहीं, इसके अंदर अभिक्षमता है कि नहीं, ये मेजर करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स हैं, एडजस्टमेंट कैसा है उसके अंदर, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके वैल्यूज़ का है होते हैं, उनको मेजर करना। जैसे कि आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर हो गया, उसके थ्रू हम पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में कि जिसके द्वारा हम किसी भी खास विषय में व्यक्तियों की प्रोफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि उसके अंदर कितनी गुणवत्ता है। ये एक टर्म एंडिंग, जैसे कि कोई भी बच्चा है, जैसे हम स्कूल लेवल पे देख लेते हैं कि जो लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं, टर्म का एंड होता है, उसमें जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, तो उसमें जो मेजर किया जाता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, वो आता है अचीवमेंट टेस्ट में। तो ये हमने देखा कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। अब हम अगर बात देखें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसके एम क्या क्या होते हैं। एम्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उसके एम कौन कौन से हैं। तो किस लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन के लिए, हम किसी भी चीज़ को उसको वर्गीकृत करने के लिए, उसका चयन करने के लिए, फिर प्रिडिक्शन, कोई भी पूर्वानुमान लगाने के लिए भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। गाइडेंस, किसी को हमें कोई निर्देशन देना है या कंपैरिजन करना है, उसका डायग्नोस करना है कि बच्चे को कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका निदान करना है, उसमें रिसर्च करने के लिए, कोई भी नई खोज अन्वेषण करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यूजेस क्या है क्या, तो यूजेस में आता है हमारे पास कि स्टडी फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, कि कोई भी दो व्यक्ति कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये जानने के लिए। जैसे हमने जाना कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हर प्रकार से भिन्नता है, फंक्शनल एस्पेक्ट से, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, हर प्रकार से जो ट्विन्स हैं उनमें भी एक दूसरे से भिन्नता देखी जाती है। जी आइडेंटिकल ट्विन्स है, फ्रैटर्नल ट्विन्स है, उनमें भी भिन्नता है। तो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट से उनको मेजर कर सकते हैं। ग्रुप की स्टडी करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। एजुकेशनल यूज़, कि एजुकेशन में किसी बच्चे को कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो टेस्ट लगा के उसका
इवेल्युएशन करते हैं हम। इंडस्ट्री में वोकेशनल यूज़ करते हैं। फिर डायग्नोसिस यूज़ करते हैं बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको निदान करने के लिए। रिसर्च वर्क में, मेनली रिसर्च वर्क में हम टेस्ट करते हैं। और फिर बिहेवियर लाइफ में, जो डेली हमारी लाइफ है उसको में जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। ये हमने एक वीडियो में और बताई है, पर हम एक बार इसमें शॉर्ट में ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण पाया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि टेस्टर्स के बीच में इंटरपर्सनल एग्रीमेंट होना, जिसे टेस्टर की विश और उसका बायसनेस है वो इफेक्ट नहीं कर पाए। कि कोई भी उसको यूज़ करें, तो जैसे कोई भी दो इंडिविजुअल अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी पे वो टेस्ट, तो उनके अंदर बायसनेस नहीं होके उनका दोनों का परिणाम सेम आता है। ऑब्जेक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स और एक ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स में क्या होता है कि टेस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए कि सभी व्यक्ति उसका एक ही मतलब निकाले। जैसे आइटम क्लियर होना चाहिए, तुम वहाँ नहीं जाना चाह रहे ना, तो मतलब ऐसा एम्बिग्यूअस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। नहीं जाना चाह रहे, ना का मतलब पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे एक अस्पष्ट स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो आइटम एनालिसिस का यूज़ कर सकता है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग, आइटम की जो स्कोरिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि टेस्टर जो है, जो टेस्ट ले रहा है, उसका अपना कोई भी पूर्वाग्रह उसको इफेक्ट ना करें। कि अगर कोई भी बंदा जिसने टेस्ट बनाया है वो अगर उसको यूज़ करता है तो वो भी सेम स्कोर निकाले उसका, और कोई अदर पर्सन है जिसे इस टेस्ट की नॉलेज है तो वो भी अगर स्कोर निकाले तो सेम स्कोर निकालें। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलायबिलिटी, कि विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स में। किसी भी टेस्ट का सेल्फ कोरिलेशन, उसके खुद के साथ में उसका सहसंबंध होना चाहिए, जिससे उसके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होना चाहिए। जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर में क्या होता है कि जब किसी टेस्ट को एक समय पर उसको स्कोर किया जाता है और दोबारा सेम टेस्ट को सेम व्यक्ति द्वारा सेम व्यक्ति पर वही टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो सेम स्कोर आना, ये कंसिस्टेंसी कहलाती है। अगर कंसिस्टेंसी का जब स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो वो टेस्ट रिलायबल होता है। फिर बात करते हैं वैलिडिटी की, कि वैध है या नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये रिलेट करता है कि टेस्ट क्या मेज़र करता है और कितना क्लियर रूप से ये चीज़ मेज़र कर रहा है। कि कोई टेस्ट है हमने इंटेलिजेंस मेज़र करने के लिए बनाया है, तो वो इंटेलिजेंस ही मेज़र कर रहा है या कुछ और मेज़र कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टेस्ट अगर रिलायबल है तो वैलिड भी होगा। क्योंकि अगर हमने इंटेलिजेंस के लिए कोई टेस्ट बनाया है और वो इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं कर रहा, जबकि अदर किसी ट्रेड को मेज़र कर रहा है, तो बार बार हम उस ट्रेड को मेज़र करेंगे तो वो स्कोर सेम आ जाएगा। परंतु जिस चीज़ के लिए हमने वो टेस्ट बनाया तो वो उसे मेज़र ही नहीं कर रहा, तो वो उसका वैलिडेशन नहीं हो पाएगा। ये हो गया वैलिडिटी। फिर आता है नॉर्म्स, मानदंड, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर। कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है कि टेस्ट पर जो एवरेज स्कोर आता है को उस टेस्ट का हम नॉर्म्स कहते हैं, मान कहते हैं। क्योंकि जो टेस्ट के जो आए हुए रो स्कोर होते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं हम, और उससे हम एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स बनाते हैं। प्रैक्टिकली टेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है में कम टाइम लगना चाहिए, ताकि जो जिस बंदे पर या इंडिविजुअल पर हम वो टेस्ट लगा रहे हैं उसको बोर्डम फील ना हो, इसलिए आइटम भी हमें कम रखने चाहिए। फिर बात करते हैं पर्पजिवनेस की, कि जो हमने टेस्ट बनाया है उसका पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, या फिर हम ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जो आइटम्स या क्वेश्चंस उसमें जो शामिल किए गए हैं उस फील्ड के या एरिया के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको मेजर कर सक रहा है कि नहीं कर रहा। इकोनॉमिकली,
कि कम टाइम में कम इकोनॉमिकल होना चाहिए, जैसे कम व्यक्ति होने चाहिए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ईजीनेस की जो टेस्ट है उसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर भी होना चाहिए, जो दो ग्रुप्स होते हैं उनमें डिफरेंस कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जैसे एक क्वेश्चनर बनाया है तो उसमें दो आइटम्स के बारे में लिखा गया है, तो उनमें ऐसे वैल्यू होनी चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, एक दूसरे में विभेद कर पाए, अंतर कर पाए, ताकि जो इंडिविजुअल है वो जो आंसर कर रहे हैं वो उसका आंसर इजीली क्लियर तरीके से कर पाए। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जैसे एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट के हिसाब से ये होना चाहिए कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है। इसमें किसी प्रकार की बायस नहीं होनी चाहिए कि भाई ये सिर्फ मेल पे अप्लाई होगा, फीमेल पे अप्लाई होगा, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि उस सिचुएशन में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सके। स्पीडनेस का भी ख्याल रखना चाहिए कि उस स्पीड टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें पावर टेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम। रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए कि उसको हम रिप्रेजेंट कहाँ कर पा रहे हैं, कि वो ये नहीं कि एक बार टेस्ट बना लिया और एक ही बार यूज़ कर पाए हम उसको, नहीं, उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एफिशिएंसी कितनी है उस टेस्ट के अंदर, कितनी फेयरनेस है। और लैंग्वेज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो टेस्ट है उसकी लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि एथिकल इशू क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। इसके बारे में भी हम वीडियो में बता चुके हैं, पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि एथिकल इशू क्या है। ये फिर क्या है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक इशू इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। कौन कौन से इशू आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एथिकल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियली। क्या कि क्लाइंट की जो सभी डिटेल्स होती है, उसकी पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, ये सब सीक्रेट रखे जाते हैं। क्लाइंट को ये बताया जाता है कि तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब सीक्रेट रखी जाएगी। इसमें हम ब्रीफिंग करते हैं, पहले उसे सारी डिटेल्स बताते हैं कि किस पर्पज़ से हम तुम पर टेस्ट करना चाह रहे थे और हम क्यों ये टेस्ट करेंगे, कैसे क्या आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, और आपकी जितनी भी बातें होगी वो सब गुप्त रखी जाएंगी। फिर आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्लाइंट को पहले से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बता देना चाहिए कि हाँ, हम तुम पर ये टेस्ट कर रहे हैं, अगर तुम सहमत हो तो ही हम तुम पर ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये हमें क्लाइंट से कंसेंट लेना पड़ता है। फिर आता है कि प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लाइंट है हमारा, उसे किसी भी प्रकार का मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि वो जो हमारा क्लाइंट है वो भी एक ह्यूमन है, उसकी ह्यूमनिज्म जो है उसका ख्याल रखना चाहिए हमें। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टेस्ट सिक्योरिटी। जो भी टेस्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए और उसको जो क्लाइंट है उसको उसके बारे में सब बताना चाहिए। फिर आता है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर। एक्सपर्ट द्वारा जो टेस्ट स्कोर की इंटरप्रिटेशन की जाती है वो एक्सपर्ट द्वारा की जाती है, जिसे अच्छे से उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, वही टेस्ट के स्कोर की इंटरप्रिटेशन करें। फिर आते हैं कि प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टेस्ट पब्लिकेशन। मैनुअल और हैंडबुक नहीं हो तब प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें जो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसके पूरा मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, कि कौन से मैनुअल है हमारे पास, हैंडबुक है, तो वो सब चीज़ हमें अपने पास पहले से रखनी चाहिए। फिर हम ये करते हैं कि जो टेस्ट है हमारा उसके बारे में उसको डीब्रीफ कर देते हैं, जो क्लाइंट है उसके बारे में सब बता देते हैं कि हमने तुम पे ऐसे ये टेस्ट अप्लाई किया, इसमें हमें ये स्कोर प्राप्त हुए, और उसको थैंक्स बोलना चाहिए। जो टेस्ट रिलेटेड विज्ञापन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको फैक्चुअल होना चाहिए, ना कि इमोशनल और परवेसिव होना चाहिए। तो जैसे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, और जो टेस्ट पब्लिकेशन हुआ उसमें जो रिजल्ट आए वो क्लाइंट के साथ में उसके रिजल्ट शेयर करने चाहिए।
पर्सन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी जो हम प्राइवेसी का और चॉइस का तो ध्यान रखेंगे ही, और उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। क्या महत्व है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, क्या पर्पस है। तो किसी भी पर्सन की एक या एक से अधिक जो ट्रेड्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं, या फिर उसकी मेंटल प्रोसेस हैं, उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रूप से जो मेज़र करते हैं, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक होती है। इसका मेन जो एम है या उद्देश्य है, व्यक्तियों के बीच डिफरेंस या इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उनको मेज़र करना होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ सिलेक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए जब हमें कोई भी बंदा चाहिए या कोई इंडिविजुअल है हम जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सर्विस में कोई व्यक्ति का सिलेक्शन करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तो हम टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस, एजुकेशन गाइडेंस देनी है, वोकेशनल गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस है, या इंडिविजुअल की जो अपनी प्रॉब्लम होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए कि कैसे काउंसलिंग करनी है, तो पहले हम एक उसका टेस्ट ले लेते हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करके उसका, जैसे डिप्रेशन है, एनजाइटी है, तो इनकी जो भी बैक इन्वेंट्री है, मतलब टेस्ट का लगा के, और फिर उसको कैसे, कौन सी थेरेपी देनी है, काउंसलिंग देनी है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। इन मेकिंग प्रिडिक्शंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, उसके बेस पर कि इन फ्यूचर ये इंडिविजुअल आगे क्या क्या कर सकता है। जैसे कोई इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि एक इस फील्ड में कमज़ोर है तो हम उसी पे बार बार ध्यान दें। हम उसमें से ये निकालेंगे कि बच्चा कौन सी फील्ड में अच्छा है। कोई अच्छे से डांस कर पा रहा है तो हम उसकी जो बॉडी काइनेस्थेटिक मूवमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको आगे निकालेंगे कि ये एप्टीट्यूड है, तुम इसमें अच्छा कर पाओगे, इसके बारे में ध्यान देंगे। इन द फील्ड ऑफ रिसर्च कार्य होते हैं, एक साधन का काम करते हैं कि अंतर एपरेटस, जैसे फिजिकल साइंस में हम कोई भी एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी एक एपरेटस का यूज़ करते हैं, वैसे ही बिहेवियर और सोशल साइंस में हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं। इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस, जब एक ही व्यक्ति के बिहेवियर के डिफरेंट जो एस्पेक्ट होते हैं उसकी विवेचना के आधार पर हम साइकोलॉजिस्ट आसानी से कह सकते हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी किसी स्टूडेंट का जो क्लास में परफॉर्मेंस है वो क्यों ख़राब हो रहा है। कि जैसे कोई भी बच्चा है वो हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा, पर मैथ में नहीं कर पा रहा, तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि किस वजह से नहीं कर पा रहा, कहाँ इसे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम इस प्रकार से साइकोलॉजिकल टेस्ट की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ सोर्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जिसकी वजह से बायसनेस आ जाती है, जैसे कल्चरल बायस भी हो सकता है, कंटेंट बायस हो सकता है, मेथड बायस कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है, और आइटम बायस, टेस्ट बायस, रिस्पॉन्स बायस, स्कोरिंग बायस, ऐसे जैसे रिस्पोंडेंट बायस की बात करते हैं कि रिस्पॉन्स करने वाले के अंदर क्या बायस आ जाता है। एक्विसेंस बायस होता है, जैसे कि हम बार बार जैसे टेस्ट ले रहे हैं, अब कोई जो सामने वाला क्लाइंट है वो परेशान हो जाता है, तो हर चीज़ में हाँ हाँ, मतलब कई क्वेश्चनों के आंसर हाँ हाँ आ रहे तो उसमें भी हाँ हाँ ऐसे आंसर करता चला जाएगा। सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी कि समाज हमसे क्या चाहता है, हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा आंसर दे दूंगा तो ये क्या सोचेगा सामने वाला, तो उसके हिसाब से वो अपना आंसर चेंज कर देता है। हैबिचुएशन, आदत हो जाती है कि चल छोड़ यही आंसर दे, क्यों मतलब खाम का बात को ऐसे ना कह के हुए हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, ऐसे कहना। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तब कि कोई बायसनेस ना हो, जी रिसर्चर की तरफ से हो। कि जैसे हम क्या है कि एज ए रिसर्चर हम कई बार ये सोच लेते कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सही दिया था तो हो सकता है ये वाला आंसर भी सही दे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कल्चर का भी कोई बायस नहीं होना चाहिए कि हाँ इस कल्चर वाले लोग, जैसे कोई पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये आगे क्लाइंबिंग कर सकता है, ये ऊपर चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता, बोलो हाँ ये रहता है तो कर चढ़ लेगा, जरूरी नहीं है। तो हम जो भी टेस्ट में जो भी आइटम्स हैं हमारे, उनको हम करके देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें कर पा रहा है कि नहीं।
क्वेश्चन ऑर्डर का, जैसे जो ऑर्डर में क्वेश्चन के सीक्वेंस हमने बनाई है वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इस साइड की मतलब इस चीज़ से इस एरिया कवर करें पहले ये वाले क्वेश्चन पूछ ले, नहीं, ऐसे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई हेलो इफेक्ट हॉर्न इफेक्ट हमें आना चाहिए। तो एज ए रिसर्चर और साइकोलॉजिकल टेस्टर हमें बायसनेस का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कोई सोर्स यूज़ नहीं करने जिससे बायसनेस आए। तो आज हमने ये जाना कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में असेसमेंट होता है, मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उसका इवेल्युएशन करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, उसके एम्स क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और एथिकल इश्यूज क्या क्या आते हैं, और कैसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के इम्पोर्टेंस देखते हैं। थैंक यू सो मच।